राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बहुत सारे फैक्टर्स थे जो दैट लेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें तो पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई ब्रिटेन के अंदर, और उससे काफ़ी कपड़े और चीज़ें जो थी वो उसकी प्राइसेस ड्रॉप हो गई रेस्ट ऑफ यूरोप में। ब्रिटेन एक्सपोर्ट कर सकता था। और जो रेवोल्यूशंस हैं इंक्लूडिंग नेशनलिज्म, जो कि एक रेवोल्यूशन के रूप में उभरी सब जगह, वो पनपती है जब इकोनॉमिक फैक्टर्स अनफेवरेबल होते हैं। तो क्योंकि अब चीज़ें एक्सपोर्ट होने लगी तो जो लोकल बिजनेसेस थे फ्रांस के, मान लीजिए जर्मनी के और जगहों के, उन बिजनेसेस के अंदर जिन लोगों ने अपने घर पे कपड़े बुनते थे या और चीज़ें करते थे, उनकी एम्प्लॉयमेंट छिन गई, तो वो लोग और गरीब हो गए। तो तब का जो स्ट्रक्चर था सरकार का, वो था ऑटोक्रेटिक स्ट्रक्चर, जिसमें लोगों की तो कोई रिप्रेजेंटेशन थी नहीं। जब सरकार के पास या राजा के पास पैसे कम पड़ जाते थे तो वो लोगों से पैसे लेने के लिए टैक्सेस बढ़ा देता था या और तरीके इस्तेमाल करता था। जब लोगों के पास रोज़ रोटी खाने के ही पैसे चले गए डेवलपमेंट्स की वजह से या साइक्लिक डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से, तो लोगों ने कहा कि ये लोग इतने क्यों कमा रहे हैं, हमसे टैक्स क्यों ले रहे हैं। तो लोगों ने रिवोल्ट शुरू कर दिया। दिस लेड टू सम आइडियाज़ ऑफ गवर्नेंस बाय द पीपल, के लोग अपनी सरकार खुद बनाएं, एक पार्लियामेंट हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो जिसमें कानून तय हो, जुडिशरी हो और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आएँ। और ये चीज़ जो थी सबसे पहले फ्रांस के अंदर हुई, और फ्रांस के अंदर नेपोलियन का राइज हुआ जो बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी के अंदर। और फिर फ्रांस ने जो और कंट्री थे यूरोप के, उन पे हमला किया, उनको जीता, और उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाने की उनको आइडिया जगाया उनके अंदर। तो उससे पहले, उसके अलावा अगर आप देखें तो यूरोप में सब ऑटोक्रेटिक एम्पायर्स या मोनार्कीज़ थी जिसे नेपोलियन ने हिलाया, ख़राब किया, ख़त्म किया, और फिर वो राजा लोग सारे फिर मिलके दोबारा से उन्होंने मोनार्कीज़ इस्टेब्लिश की, या जो किंगडम्स थे उन्हें इस्टेब्लिश किया। और मगर अब की बार उन्हें ये साफ हो गया था कि ये पीरियड है जब दोबारा मोनार्की इस्टेब्लिश करने का, अराउंड 1850s, तो मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, के अब ज़्यादा देर तक बगैर पार्लियामेंट बनाए, बगैर पीपल रिप्रेजेंटेशन दिए, ये वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते। एक और चीज़ जो नोट करने लायक है वो ये कि जो ब्रिटिश मोनार्की थी उसके ऊपर, उसको एक पार्लियामेंट को बनाने के लिए ब्रिटेन ने सबसे पहले मजबूर कर लिया था। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने यूरोप को शेप करने किया आगे आने वाले समय में। एक और चीज़ जो देखने लायक है वो है नेशनलिज्म। तो पहले तो सिर्फ राजा होते थे, और वो राजा अपनी प्रजा के ऊपर जितने पे वो जीत सकते थे, काबू कर सकते थे, वो प्रजा उनकी होती थी। तो ये नेशन क्या चीज़ थी? किंगडम और डायनेस्टीज से बाहर ये नेशन क्या चीज़ बनी? नेशंस के लिए की एक इकोनॉमिक अपील थी। इकोनॉमिक अपील ये थी कि जो लोग ट्रेड करते थे, जैसे इटली के अंदर अगर एक टाइम पे 39 छोटे स्टेट्स थी, तो हर एक स्टेट का ऑटोनॉमी या अपना इंडिपेंडेंट कंट्रोल था। तो अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हर जगह आपको टैक्सेस देने पड़ते थे, हर चौकी के ऊपर। और इस तरह की चीज़ें, एक तो फाइनेंशियल बर्डन थी, उसके अलावा कुछ स्टैंडर्डाइजेशन थी ही नहीं। तो वेट्स और मेजर्स भी हर एक छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी ने अपने अलग बना रखे थे। तो क्योंकि कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं थी तो आपको गणित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था। इसी के दौरान जो जब किंगडम्स कमज़ोर हुए यूरोप के अंदर, तो जो पुराने राजा थे, पुराने हिस्टोरिकल रूट्स थी किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को एक साथ रहने की, या कोई इंडिपेंडेंट लैंग्वेज थी या और आइडेंटिटीज़ थी जो एक रीजन के लोगों को एक साथ यूनाइट करती थी, उन कारणों को आगे लाया गया और एक कंट्री के रूप में, एक नेशन के रूप में अपनी बाउंड्रीज तय की गई, जिसके अंदर फिर एक कॉमन करेंसी लाना और फ्री ट्रेड अंदर करना, एक लीडर, एक रूलर के अंडर काम करना,
एक नेशनल असेंबली बनाना जो कि फिर उस कंट्री के ऊपर, उस नेशन के ऊपर राज करेगी। तो ये वाला सारा मूवमेंट था। जो एक और नेगेटिव असर हुआ इम्पीरियलिज्म का, जो नेशनलिज्म का, वो था इम्पीरियलिज्म कि जैसे ही कंट्रीज़ ने अपने आप को इकट्ठा किया तो नेशनलिज्म ने इम्पीरियलिज्म का जोर ले लिया। इम्पीरियलिज्म से मतलब कि जो अब क्योंकि कंट्रीज़ ने अपनी बाउंड्री खुद तय करनी थी, नेशन ने अपनी बाउंड्री खुद तय करनी थी, तो एक तो यूरोप के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा लैंड एक नेशन अपने अंदर ले, इसके लिए होड़ मच गई, जिससे अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर की नौबत आई। और दूसरा था कि वर्ल्ड के अंदर और जगहों पे भी जहाँ जहाँ ये नई फॉर्म्ड नेशंस जाती थी, उसकी टेरिटरी को भी अपना बनाने के लिए, उसके ऊपर राज करने के लिए एक इम्पीरियल इनकी टेंडेंसी बढ़ गई कि अगर अमेरिका गए तो अमेरिका के ऊपर अपना राज चला लो, अपनी एक सरकार बना लो, अपना एक कानून बना लो। और इसी तरह से हिंदुस्तान में भी अगर आए ब्रिटिशर्स तो उसके ऊपर भी यही चीज़ें कर लो। तो एक इम्पीरियल टेंडेंसीज जो थी वो इस सारे प्रतिक्रिया में बढ़ गई। थोड़ा सा ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है कि जो जर्मनी और इटली हैं, फ्रांस और ब्रिटेन के अलावा इन कंट्रीज़ में जो इंडिपेंडेंट या नेशन बनने की जो चीज़ थी वो सबसे पहले आई। आई थिंक जो जर्मनी है वो अराउंड 1865 में अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन कहलाने लगा, जिसका काइज़र विलहेल्म था उस टाइम पे राजा, और उसका चीफ मिनिस्टर था बिस्मार्क। बिस्मार्क उनका मिलिट्री जनरल भी था जिसने बहुत लड़ाइयाँ जीती। आई थिंक 3 लड़ाइयों का इसके अंदर जिक्र आएगा। तो इस सारे की स्टोरी हम आगे इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। देखते हैं, शुरू करते हैं। तो पहली तो इसको पेंटिंग को इन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो पेंटिंग के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये कि एक तो कई सिंबॉलिज़म, जैसे एक फ़ीमेल फिगर को एक कंट्री का सिंबल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। लिबर्टी की सिंबल फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर एक लेडी को बनाया गया था। उस समय 1848 के अंदर काफ़ी जो एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट्स थी, एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट होती है जो किसी भी हद तक मार कर अपना राज चलाने के लिए नहीं हिचकती। वो मिलिट्री उनकी स्ट्रांग होती है और वो आम जनता अगर कोई अपनी इच्छा जाहिर करना चाहे तो उसको रिप्रेस करती है बाय फोर्स, तो उनको मार देती है, चाहे जो करना पड़े उसको करती है। और इसमें देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड 1848 तक इंडिपेंडेंट हो गए थे और नेशन स्टेट्स बन चुकी थी जब कि हम बात कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर पेंटिंग के अंदर दिखाया है कि जर्मनी अभी यूनाइट नहीं हुआ है, वो हमने देखा था 1865 के आसपास होगा। इटली भी नहीं हुआ है, और जो ऑस्ट्रिया, हंगरी और ये सारी चीज़ें भी अभी, ऑटोमन एम्पायर अभी कायम है। तो ये जो सारी ज़्यादातर यूरोप का जो मैप है वो एक मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर है कि कई देशों को जोड़ के एक राजा, एक स्ट्रॉन्ग राजा ने अपना सिक्का जलाया हुआ है। और ये करीब करीब सारी 19th सेंचुरी तक यही हाल रहा, और ओनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी डिड कंट्रीज स्टार्ट टू इमर्ज इन द रेस्ट ऑफ यूरोप। प्लेबिसाइट होता है कि एक किसी भी मुद्दे पे अगर सब लोगों की वोट डलवा ली जाए कि वो लोग क्या एक साथ रहना चाहते हैं, क्या वो इस कंट्री का पार्ट बनना चाहते हैं, किसी और कंट्री का पार्ट बनना चाहते हैं, तो इस मुद्दे के ऊपर अगर लोगों से, सब जितने भी लोग वहाँ रहते हैं उन सब से डायरेक्टली वोट डलवा दी जाए तो ये प्लेबिसाइट कहते हैं। कश्मीर के मुद्दे में इंडिया में प्लेबिसाइट की बात चल रही है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल मुद्दा।